Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture on the topic of application of data, statistical data on SPSS software. Today we are going to start with Kruskal-Wallis test. So Kruskal-Wallis test हम कब करते हैं? Kruskal-Wallis test we apply for the discrete data or ordinal data, and it is a extension of Wilcoxon-Mann-Whitney test. But मसला ये है कि यहाँ पर हम मोर देन 2 कंपैरिजन ग्रुप्स आर इन्वॉल्व. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ वी गो बैक इन आवर स्लाइड्स, सो वी सी दैट विल्कोक्सन मैन विटनी टेस्ट में हमारे पास 2 ग्रुप थे, एक एक्सरसाइज ग्रुप और एक कंपैरिजन ग्रुप, यानी जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था. यहाँ पर हमारे पास होंगे 2 से ज़्यादा ग्रुप, मोर देन 2 कंपैरिजन ग्रुप, यानी फॉर एग्जांपल 3 ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स में हम कर रहे हैं. So this is also termed as Kruskal-Wallis one-way analysis of variance by rank test. इसमें क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? नल हाइपोथेसिस बनेगा मीन या मीडियन ऑफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी तीनों ग्रुप के जो मीन या मीडियन होंगे वो बिल्कुल ही जो होंगे वो मैच करते हुए होंगे, यानी दे आर सेम. और अल्टरनेट ये होगा कि एटलीस्ट कम से कम कोई 2 इसमें से ऐसे होंगे ग्रुप जिनके मीडियन या मीन मिलते हुए मैच या करते हुए नहीं होंगे. Kruskal-Wallis टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो हम अप्लाई करते हैं, आर वैल्यूड कंपेयर्ड विद द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी हम काई स्क्वायर टेबल के ज़रिए करते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स -1. तो इसको हम किस तरह से करते हैं, अब हम इसको देखते हैं इसके डेटा को, और फिर हम इसको अप्लाई करते हैं. दिस इज़ ए क्वेश्चन ऑफ Kruskal-Wallis टेस्ट. अच्छा, द पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी वार्ड ऑफ मेडिकल कॉलेज हैज़ एडमिटेड पेशेंट विद कंजक्टिवल जीरोसिस, बाइटॉट्स स्पॉट एंड केराटोमलेशिया. अब 3 यानी डिफरेंट सिचुएशन से पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी वार्ड में बच्चे जो है वो एडमिट होते हैं. कंजक्टिवल जीरोसिस जिसको X1A ग्रुप नाम दिया, बाइटॉट स्पॉट्स X1B और केराटोमलेशिया के साथ X3. ऑल दीज कंडीशंस आर सपोज टू बी ड्यू डेफिशिएंसी इन द मीन वैल्यू ऑफ सीरम रेटिनॉल, यानी विटामिन A बिटवीन द 3 ग्रुप्स एज फॉलोज. अब देखिए यहाँ 3 ग्रुप हैं. अच्छा, दिस इज़ द पेशेंट X1A, X1B, X3, और ये उनके सीरम रेटिनॉल लेवल है माइक्रोग्राम परसेंट पे. ठीक है, N इज इक्वल टू 6 ये पे, 6 ये है, 6 ये है. अच्छा, नाउ चेक स्टैटिस्टिकली that whether all 3 groups have similar mean value of serum retinol or their means are different. यानी इनका नल हाइपोथेसिस ये होगा कि जो 6 के 6 ग्रुप हैं तीनों 1 2 3, तो इनके जो मीन वैल्यू होगी वो या मीडियन वैल्यू जो होगी वो सिमिलर होगी. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि नहीं, इनकी वैल्यू सिमिलर कम से कम 2 की, तीनों की भी डिफरेंट हो सकती है लेकिन कम से कम 2 ग्रुप की डिफर होगी, यानी ये दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो इसको हम वही अल्फ़ा वैल्यू 0.05 पर हम चेक करेंगे. अब इसको करने का तरीक़ाकार ये होगा कि ये डेटा जो होगा ये सारा रेटिनॉल का, और इसी तरीके से 3 ग्रुप में हमें पेशेंट्स को डिवाइड करना होगा. तो फॉर योर कन्वीनियंस और टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये SPSS पर पुट किया हुआ है. ये देखिए, ये 6 पेशेंट कौन से हैं? पहले वाले 23.20, 24.10, ये X1A. तो इसको फिर उसके बाद जो है नंबर 2 पे क्या है, जो सेकंड ग्रुप है X1B, फिर X3. तो तीनों इस तरह से जो है वो 6 के 6 ये 3 दिन करके, और इनके सीरम रेटिनॉल की वैल्यू जो है वो मेंशन है. इस यहाँ ये कैसे हमने डाले, ये वेरिएबल व्यू में डाला. पहला वाला पेशेंट्स है, और यहाँ पे 1 2 3 जो थे मैंने इसको रिफाइन कर दिए. 1 पे कौन है? X1A, 2 पे कौन है? X1B, 3 पे कौन है? X3. ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐड हुए हैं. सीरम रेटिनॉल की वैल्यू यहाँ पे S रेटिनॉल डाल दिया, ये स्केल वैल्यू है, ये नॉमिनल वैल्यू है, और इस तरह से मैंने जो है इसको यहाँ पर ऐड कर दिया. अब इसको एनालाइज करते हैं. ये भी नॉन पैरामेट्रिक डेटा है क्योंकि ये रैंकिंग की बेस पर होता है, तो उस वजह से जो है वो फिर मैं इसको इसी तरीके से एवेल्यूएट करूँगा. तो नाउ एनालाइज करते हैं हम इसको. एनालाइज नॉन पैरामेट्रिक लेगेसी के इंडिपेंडेंट सैंपल, 2 नहीं है बल्कि 3 सैंपल है ना, 3 ग्रुप हैं, इस वजह से यहाँ पर चलेगा.
अच्छा, पेशेंट्स को हमने ग्रुपिंग में डाल दिया, यहाँ पे 3 हैं तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 है। कंटिन्यू, सीरम रेटिनॉल टेस्ट वेरिएबल है और यहाँ पे ये देखें क्रूस्कल वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद है और हमने ये सब डिफाइन कर दिए हैं और मैं अब इसको ओके करूँगा। तो ओके करने के बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट्स आ गए। ये रिज़ल्ट्स मुझे क्या बता रहे हैं, ये है दरअसल वो सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मुझे बताएगी कि ये टेस्ट रिजल्ट्स क्या है। अच्छा, अब ये सिग्निफिकेंस आ रही है 0.05 से ज़्यादा, क्योंकि ये आ रही है 0.278, जिससे ये पता चल रहा है कि इन तीनों की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, इस केस में ये एक्सेप्ट हो गया नल हाइपोथेसिस, यानी तीनों के मीडियन वैल्यू में या मीन वैल्यू में कोई डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। क्यों हम ये कह रहे हैं, इस कंक्लूजन में पहुँचे, क्योंकि ये जो पी वैल्यू है यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है इसकी वो 0.05 से ज़्यादा आई है, जो कि 0.278 आ रही है। तो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि ऑल ग्रुप्स हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ मीन रैंक और इनमें कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है। तो ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है क्योंकि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अगर ये वैल्यू आती 0.05 से कम, ये वैल्यू होती 0.05 से कम, तो फिर उस सूरत में ये होता कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता और हम ये कहते कि नहीं, इनमें कोई 2 ऐसे हैं ग्रुप डिजीज़ के जिनके सीरम रेटिनॉल की वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्रूस्कल वैल्यूज टेस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ आते हैं हम, तो हमारे पास कौन सा टेस्ट है, कोरिलेशन टेस्ट। अब इसमें हमारे पास एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और एक नॉन पैरामेट्रिक है। वो क्यों पैरामेट्रिक है और दूसरा क्यों नॉन पैरामेट्रिक है उसका मैं भी आपको आंसर करता हूँ। एक्सरसाइज में रिड्यूस HbA1c लेवल इन डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो ये कोरिलेशन चेक करना चाहते हैं कि क्या एक्सरसाइज, मोर एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज इंक्रीज, HbA1c डिक्रीज, क्या ऐसा है, यानी ये इन्वर्स रिलेशनशिप इनमें है या नहीं है। सो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विद रिडक्शन ऑफ HbA1c लेवल, यानी इंक्रीज इन एक्सरसाइज, डिक्रीज इन HbA1c लेवल, मीन्स मोर एक्सरसाइज, more reduction in HbA1c level. This is a question. Now to answer this question, a bivariate technique to summarize the relationship between two continuous variable called the correlation coefficient can be used. तो इसमें correlation coefficient can be used, यानी इसको correlation test कहा जाएगा। अब correlation की जो types है, we have different types of correlation. First is the scatter plot. Plot of paired values helpful to display relationship between two variables. Positive relationship, increase in value of variable 1 x-axis, increase in value of variable 2 y-axis. This is called perfect linear relationship या direct proportionality भी कहा जाता है। Negative relationship, increase value of variable 1, decrease value of variable 2, यानी एक एक्सिस की वैल्यू अगर बढ़ रही है दूसरे की कम हो रही है, तो this is called again perfect linear relationship, but this is inverse relationship या inverse proportionality. Here ये आप ग्राफ देखें, this is called maximum positive correlation if ये इसमें R की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आती है अगर 1, this is called maximum positive correlation. अगर strong positive correlation तो R की वैल्यू होगी +0.8. जीरो रिलेशन बिल्कुल स्कैटर प्लॉट दरअसल सीधी लाइन बनेगी। मैक्सिमम नेगेटिव रिलेशन आर की वैल्यू -1, ये देखें ये है इनवर्स रिलेशनशिप। मॉडरेट नेगेटिव को रिलेशन आर की वैल्यू 0.5 के करीब होगी, जैसा कि 0.43 पर यहाँ पे मौजूद है। ये भी ग्राफ जो होगा यूँ जा रहा होगा, यानी एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, जो कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की निशानी है। तो दिस इज मैक्सिमम पॉजिटिव रिलेशनशिप, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, दिस इज जीरो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ वेरिएबल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन एंड दिस इज मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये जो है वो इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब ये रिलेशनशिप में जो वैल्यू आर की होती है, दिस इज कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स that how two variables are linearly related. Coefficient varies between +1 to -1, यानी 100% positive, 1 means plus means 100% positive, -1 means 100% negative correlationship. तो +1 से
-1 के दरमियान रहेगी। वैल्यूज़ ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी इंटरप्रेटेड इन द फॉलोइंग टेबल एज फॉलोस, यानी इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से की जाएगी। R इज इक्वल टू +1 परफेक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये परफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप भी होगी। R की वैल्यू 1 से कम है लेकिन पॉजिटिव में 0.8 है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। R की वैल्यू 0.1 है, यानी कम होते होते 0 तो नहीं है, 0.1 है। दिस इज कॉल्ड वीक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी लीनियर रिलेशनशिप। 0 का मतलब होगा R की वैल्यू 0 है, नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस के वेरिएबल एंड वाई एक्सिस के वेरिएबल। R की वैल्यू -1 परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप। R की वैल्यू -0.15 नेगेटिव को रिलेशनशिप, वीक बट इट इज़ वीक। 0.43 होगा तो मॉडरेट नेगेटिव रिलेशनशिप। इसी तरीके से अगर ये होता R इज इक्वल टू -0.8 जैसा कि ये तो होती ये स्ट्रॉन्ग तो होता, बट ये क्योंकि -0 होता तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ इन ऑर्डर टू टेस्ट दिस कोरिलेशन ऑफ HbA1c लेवल विद द मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, ये है 10 पेशेंट का डेटा और ये इनकी वैल्यू है पोस्ट ट्रीटमेंट HbA1c लेवल, यानी ये कि एक्सरसाइज के बाद। इस अब ये जो पहला पेशेंट है इसने 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज की, इसने 140 मिनट की, इसने सिर्फ 50 मिनट की, इसने 170, और 10वें पेशेंट ने 210 मिनट की। इनकी मीन वैल्यू निकाल ली। जब हमने इस पर कोरिलेशन टेस्ट लगाया तो फिर हमें रिजल्ट ये निकला कि पियर्सन की वैल्यू आई -0.72 और नल हाइपोथेसिस हमारा हो गया रिजेक्ट। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हो गया हमारा रिजेक्ट, क्योंकि नल हाइपोथेसिस यहाँ पर ये कह रहा होगा कि HbA एक्सरसाइज बढ़ाने से HbA1c पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी मोर एक्सरसाइज यानी इंक्रीज इन एक्सरसाइज डिक्रीज इन HbA1c नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्टरनेट ये कहेगा कि नहीं है, यानी एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा करेंगे HbA1c उतना ही कम होगा, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। तो जब हम इस पर कोरिलेशन टेस्ट लगाएंगे तो कोरिलेशन टेस्ट जब लगेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि ये R की वैल्यू कितनी आ रही है, जो कि इस केस में वैल्यू आ रही है -0.72, जो कि तकरीबन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशनशिप है, यानी मोर एक्सरसाइज इंक्रीज इन एक्सरसाइज डिक्रीज इन HbA1c लेवल, यानी इंक्रीज कर रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि एक्सरसाइज इंक्रीज हो रही है HbA1c जो है वो कम हो रहा है, और नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। क्यों क्योंकि पी वैल्यू जो है वो 0.019 है, यानी सिग्निफिकेंट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, और सिग्निफिकेंस है यानी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द HbA1c लेवल। अब इस टेस्ट को हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आते हैं पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट की तरफ। ये देखें यहाँ पर हमने इसको डेटा को डिवाइड किया हुआ है, मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डाल दिए और ये इनकी HbA1c की वैल्यू डाल दी, और यहाँ पर हमने इनको डिफाइन कर लिया मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पोस्ट ट्रीटमेंट HbA1c लेवल। दोनों स्केल हैं, लिहाजा हमने इनको स्केल पे यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम यहाँ पे करते हैं कि इस टेस्ट को अप्लाई किस तरीके से करना है। अच्छा, इसको करने के लिए हम ये गए एनालाइज में, और ये कोरिलेशन टेस्ट बाई वेरिएट, यानी 2 वेरिएबल है, मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड HbA1c, यहाँ पर आ गए और इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आ गया एक वेरिएबल, दूसरा ट्रीटमेंट आ गया। ये देखें ये पियर्सन ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, इसको हम ओके करेंगे, हमारे पास रिजल्ट्स निकल कर आ जाएंगे। तो रिजल्ट्स हमारे पास ये निकल कर आ गए। कोरिलेशन टेस्ट ये देखें आप, पियर्सन कोरिलेशन सिग्निफिकेंस 0.019, तो 0.019 ये रिलेशनशिप निकल कर आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट्स यहाँ पर निकल कर आ गए, और 0.019 का मतलब ये हुआ कि आगे जैसे मैंने बताया था कि आगे ये वैल्यू क्योंकि 0.019 आ रही है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। अगर ये 0.05 से ज़्यादा होती तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता और इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, और ये वैल्यू भी 0 के पास होती। तो ये 0.72 आ रहा है, और यहाँ पर ये वैल्यू 0.718
मीन्स ऑलमोस्ट 0.72 ही है। तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि ये वैल्यू हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट कर लिया। अब अगर हम बात है, ये इसका ग्राफ बन गया कि ये हमें पता भी चल रहा है ये आर की वैल्यू 0.72 के एक्सरसाइज बढ़ रही है, HbA1c लेवल नीचे आ रहा है, यानी नेगेटिव कोरिलेशन यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी मौजूद है। ये इसका ग्राफ बनेगा। अच्छा जनाब, ये इसके बाद है हमारे पास एक और टेस्ट विच इज़ कॉल्ड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ वेरी सिमिलर टू पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये टेस्ट जो पिछला वाला हमने किया है ये किया है कंटिन्यूअस डेटा पे, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट है, जबकि स्पीयरमैन रैंक में हम रैंक में डिवाइड कर देते हैं डेटा को, यानी रैंक में जो है वो उसको कर देते हैं कन्वर्ट, ऑर्डिनल डेटा में कर देते हैं। तो अब ये हो जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसमें जो स्पीयरमैन जो है इसका जो कोएफिशिएंट होता है कोरिलेशन उसको RS कहते हैं ताकि डिफरेंस रखें पियर्सन कोएफिशिएंट से। तो स्पीयरमैन की बेस पे RS यानी स्टैंड्स फॉर स्पीयरमैन। So RS consider whether rank of the second variable is higher or lower than the rank of the reference variable. RS is the rank data, ordinal data. Variable mentioned on interval ratio score must be transformed into rank before computing RS, यानी इनको ranking में convert करना ज़रूरी है। So test of hypothesis Spearman correlation test. Amount of exercise is negatively related with the frequency of visit to the physician, means more exercise less visit. कि तो ये हाइपोथेसिस है हमारा कि एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो फिजिशियन के पास कम जाना पड़ेगा, यानी बेटर कंट्रोल ऑफ शुगर होगा। डेटा टेबुलेटेड फ्रॉम 2 प्रोफाइल ऑफ पेशेंट विजिट टू फिजिशियन, लीस्ट विजिट 1, मोस्ट विजिट 10। RS डिटरमिन बाय RS इज इक्वल टू 1, ये इसका फार्मूला है, वेयर DI इज द डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ रैंक एंड इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैंक्स। यहाँ पे हमने रैंक डेटा फॉर कैलकुलेटिंग RS ये प्लॉट किया। तो ये 10 पेशेंट हैं, ठीक है, ये एक्सरसाइज एवरेज मिनट्स पर वीक, ये कि इनके रैंक आ गए। रैंक ऑफ फिजिशियन फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट, यानी जिसने 150 मिनट एक्सरसाइज की उसके 4 विजिट थे फिजिशियन के, जिसने 140 की उसके 9 विजिट थे, जिसके 50 मिनट एक्सरसाइज थी उसके 10 विजिट थे डॉक्टर के, जिसने 170 मिनट एक्सरसाइज की उसके 7 विजिट थे डॉक्टर के इस दौरान। तो इसको हमने इस तरीके से और फिर उनके रैंक हमने कर लिया। तो जिसके सबसे ज़्यादा विजिट थे या जिसने सबसे कम एक्सरसाइज की उसको नंबर 1 दिया। फिर इसी तरीके से उसके बाद 50 के बाद फिर 90 है, 90 है तो उसको रैंक 2 दिया। फिर उसके बाद जो है वो 125 है, रैंक 3। तो फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास यानी 3 के बाद फिर 132 मिनट 4। फिर ये 5 और 6 पे टाई लग गई है, तो ये 5 और 6 का एवरेज यानी उसका एवरेज हम 6.5 ले लिया हमने। 5 जो होगा वो ये रहा 140 पे, 6 और 7 पे टाई थी तो ये हो गया। फिर 7 पे देखा गया तो 7 तो हो गया था, उसके बाद 8 हुआ, फिर 9 हुआ और फिर सबसे ज़्यादा जो था वो 10 था। फिर क्या किया कि इनके इस तरह से डिफरेंस बिटवीन रैंक इससे फ्रीक्वेंसी से जो है वो हमने कन्वर्ट कर लिया। 6.5 यानी डिफरेंस निकाला 2.5, तो ये 5 - 9 - 4, 1 - 10 - 9, 8 - 7, 1, 3 - 8 - 5, यानी इसका डिफरेंस हमने निकाल लिया। उसके बाद फिर डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लिया, सबके ये निकाल लिए। और इसका जो स्पेरिमेन रैंक इसका जो वो वैल्यू थी वो जब हमने कैलकुलेट की फार्मूले से, जो फार्मूला हमें यहाँ पर मौजूद है ये जो है RS निकाला, तो इससे हमारे पास RS की वैल्यू आई -0.63 यानी नेगेटिव रिलेशनशिप। और जो इसका जो ये डिफरेंस का स्क्वायर था वो 268.5 था। इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर फार्मूले में थी। लेकिन बहरहाल जब आप SPSS पे कर रहे होंगे तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये वाला डेटा चाहिए, ये एक्सरसाइज कितनी देर की और जो विज़िट्स हैं उसका डेटा चाहिए फिजिशियंस के विज़िट का। तो बस ये डेटा जब आपके पास होगा तो फिर बाकी चीज़ें खुद ब खुद
जो सॉफ्टवेयर होगा वो कैलकुलेट कर लेगा। ये यहाँ पे दिखा भी नहीं, ये देखें ये डेटा को कैलकुलेट किया गया है। वैल्यू ऑफ आर एस प्लस -1 से +1। आर एस अगर 0 आता मीन्स लिटिल और नो करेस्पॉन्डेंस बिटवीन रैंक ऑफ वन वेरिएबल टू द सेकेंड वेरिएबल। आर एस प्लस -1 इंडिकेट क्लोज करेस्पॉन्डेंस बिटवीन वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे -0.63 इंडिकेट मॉडरेट नेगेटिव करेस्पॉन्डेंस बिटवीन मिनट ऑफ एक्सरसाइज पर वीक एंड नंबर ऑफ विजिट ऑफ फिजिशियन और फार्मासिस्ट। तो ये जो है वो इस तरीके से होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखें कि ये अगेन वही जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज हमें तो ये डेटा यहाँ पर SPSS पे चाहिए। हमने इसको ये डेटा को यहाँ पे उतार लिया, दोनों मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज और फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट वेरिएबल व्यू में जाके यहाँ पर डिफाइन कर दी, यहाँ लिख दिए और उसके बाद फिर एनालाइज किया। एनालाइज में गए कोरिलेशन और बाई वेरिएट, ठीक है। अब हमें स्पीयरमैन करना है तो यहाँ से हमने हटा दिया, ये स्पीयरमैन पे ले आए और इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे लेकर आए और इसको ओके कर दिया। और अब हमारे पास एक शीट और बनकर आ गई जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो स्पीयरमैन जो है वो कैलकुलेट होकर आ चुका है और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो -0.63 -0.63 ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। और पी वैल्यू जो है वो 0.05 आ रही है। अच्छा, पी वैल्यू 0.05 आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्निफिकेंट, ऑल्दो इट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन, यानी ये कि ये करेस्पॉन्डेंस है लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि पी वैल्यू जो है वो 0.05 है। अगर ये इससे कम होती तो फिर ये सिग्निफिकेंट होती, यानी ये 0.63 है जो कि ये नेगेटिव कोरिलेशन बता रही है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि मोर एक्सरसाइज पर वीक लेस विजिट टू द फिजिशियन, ये नेगेटिव कोरिलेशन है और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है एज पर रैंक, लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा जनाब, अब इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर कंपैरिजन ग्रुप। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डेटा हो तो हम उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाएं। प्राइमरी फोकस टू डिटरमिन विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू यूज़ आर नंबर 1 इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ द ग्रुप और पेयर्ड और अनपेयर्ड टेस्ट, जैसा कि मैंने वहाँ पे टी पेयर्ड टेस्ट और टी इंडिपेंडेंट ग्रुप वो बताया था। लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द आउटकम, वेरिएबल कंटिन्यूस डेटा है या डिस्क्रीट डेटा है। एजम्पशन ऑन विच स्पेसिफिक टेस्ट आर बेस्ड, फॉर एग्जांपल पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक मेथड। जैसे मैंने बताया था पैरामेट्रिक पे कंटिन्यूस डेटा लगता है और नॉन पैरामेट्रिक पे डिस्क्रीट डेटा अप्लाई होता है। तो अब उसमें जो है वो ये फ्लो चार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। इन्फ्रेंस रिगार्डिंग मीन, मीडियन, मॉड, अगर टू डिपेंडेंट सैम्पल ग्रुप्स हैं यानी टू डिपेंडेंट सैम्पल ग्रुप्स। कंटिन्यूस डेटा है तो पेयर टी टेस्ट, ऑर्डिनल डेटा है तो साइन टेस्ट या विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट, डाइकोटोमस डेटा है यानी लाइक सर्वाइव नॉट सर्वाइव तो मैकनेमर टेस्ट है। टू इंडिपेंडेंट सैंपल है, अगर दो हैं लेकिन अब ये डिपेंडेंट था ये इंडिपेंडेंट है यानी दो अलग है। इसमें डिपेंडेंट का मतलब वही था, अगर मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल वो ये है कि दवा देने से पहले ब्लड प्रेशर कितना था, फिर उसी पेशेंट में दवा देने के बाद कितना ब्लड प्रेशर है, तो इसको हम डिपेंडेंट कहेंगे। लेकिन दो अलग ग्रुप्स हैं पेशेंट्स के, उनमें दवा देने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों ग्रुप में अलग अलग, तो टू इंडिपेंडेंट सैंपल कराएंगे। अगर कंटिन्यूस डेटा मिल रहा है तो टी टेस्ट लगेगा, ऑर्डिनल डेटा है तो विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट, नॉमिनल या डाइकोटोमस डेटा है तो काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा। ये टेस्ट भी अभी हम करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया ये। और के इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट यानी वही 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप हैं, तो कंटिन्यूस डेटा है तो एनोवा, ऑर्डिनल है तो क्रॉस्कल वैलीज जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी वही बच्चों में जो विटामिन ए की कमी के हवाले से जो हमने डिस्कस किया था। और अगर नॉमिनल या डाइकोटोमस डेटा है तो फिर हम उस पर काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो ये टेस्ट की हमारे पास सिलेक्शन होगी। अब हम थोड़ा सा और मज़ीद प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। अच्छा जनाब, तो ये अब हम नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। इस नेक्स्ट टेस्ट में हमें बेसिकली क्या पता चल रहा है। इस नेक्स्ट टेस्ट को अगर हम एक दफ़ा फिर देखें तो ये एक और एग्जांपल है पेयर टी टेस्ट की।
इससे पहले जो हमने पेयर टी टेस्ट किया था, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट किया था, उसमें हमने HbA1c लेवल बिफोर एक्सरसाइज एंड डाइट चेक किया था और आफ्टर एक्सरसाइज एंड डाइट। अब यहाँ पे एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ए ड्रग इज टू बी टेस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। 10 men have their systolic blood pressure reading in mmFG measured before and after the drug administration. Collected data is available in following table. Blood pressure measure before drug administration, ये 10 पेशेंट है, इनका ये जो डेटा है ये बिफोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ब्लड प्रेशर आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग दी, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वेट किया ये ऑब्जर्व करने के लिए कि ब्लड प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ा। तो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा, किसी का कम हुआ, ये इस पे इस तरह की रीडिंग आई। नाउ चेक स्टेटिस्टिकली दैट वेदर ड्रग सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द चेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, क्या ड्रग सिग्निफिकेंटली ब्लड प्रेशर को चेंज कर रही है या नहीं चेंज कर रही है, इसको चेक करते हैं। नल हाइपोथेसिस होगा कि कोई चेंज नहीं कर रही, ऑल्टरनेटिव होगा कोई चेंज कर रही है। तो इस डेटा को अब हम SPSS पर अप्लाई करते हैं। ये हमने बिफोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड प्रेशर की रीडिंग इन 10 पेशेंट की, और ये आफ्टर, ये हमने चेक की और ये इनको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। दोनों स्केल है, ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो है वो स्केल डेटा यानी कंटिन्यूस डेटा है। अब हम गए, क्योंकि ये पेयर्ड है, कंपेयर मीन, ये पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यहाँ पर चले गए। बिफोर को यहाँ पे हमने ऐड किया, आफ्टर को यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। ऑप्शंस में जाके देखा 95% यानी 5% अल्फा लेवल पे हम चेक कर रहे हैं। अब हमने इसको ओके का बटन दबाया तो देखें हमारे पास क्या सिचुएशन निकल कर आई। ये आया हमारे पास रिज़ल्ट के जो रिज़ल्ट है, जो इसमें पेयर की जो वैल्यू है ये मीन वैल्यू आ गई और टी की वैल्यू आ रही है ये 0.575 और सिग्निफिकेंस आ रही है 0.579, ठीक है, 0.57 यानी 9, यानी ब्लड प्रेशर रिड्यूस तो कर रहे, चेंज तो है लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है क्योंकि 0.05 से ज़्यादा आ रही है। ऑल्दो द रिलेशनशिप इज़ सिग्निफिकेंट ये दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में, लेकिन जो ब्लड प्रेशर रिडक्शन है, मीन चेंज इन ब्लड प्रेशर है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है बेस्ड अपॉन द पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ये सिग्निफिकेंस ये पी वैल्यू है जो कि 0.579 आ रही है, यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया और हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ड्रग है वो कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेंज इन ब्लड प्रेशर नहीं ला रही। ये इसका जो है हमने कंक्लूजन निकाला है। तो ये हमारे पास जो है ये एक हमने टेस्ट और कर दिया। इसके बाद हम अब आते हैं एक और टेस्ट पे विच इज़ कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ वन सैंपल टी टेस्ट। एक ही सैंपल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डेटा इस तरह का है कि 9 वॉलंटियर्स एज रेंज 18 to 22 years are selected in army recruitment center randomly from overall candidates. Their height in inches were noted and found 63 inch, 64 inch, 66, 67, 67, 68, 69, 69 and 70। तो ये 9 जो वॉलंटियर थे इनकी हाइट जो थी ये थी। In another study, it was mentioned that usually the mean height of individual in the country for the age range of 18 to 22 years is 66 inches। अच्छा, अब मसला ये कि ये जो इन्होंने 9 वॉलंटियर लिए इसमें से तो इनकी हाइट ये आ रही थी, तो इनकी हाइट का डेफिनेटली मीन लिया जा सकता है, मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू। लेकिन एक दूसरी स्टडी हुई हुई है वो ये कहती है कि इस कंट्री में जो है हाइट होगी वो 66 इंचेज होगी। तो अब चेक करना है इस सैम्पल से कि क्या ऐसा ही है या ऐसा नहीं है। सो इन द लाइट ऑफ डेटा ऑफ 9 वॉलंटियर्स that their mean height is significantly different from the mean height mentioned by another study, यानी mean height जो दूसरी स्टडी ने मेंशन की है क्या उससे सिग्निफिकेंटली सेम है या डिफ़र करती है। तो इस पर हम, क्योंकि एक ही सैम्पल ग्रुप है ये 9 का, तो इसको हम कहते हैं वन सैम्पल टी टेस्ट। ये हमने हाइट इन इंचेस यहाँ पे नोट कर ली, कॉपी कर ली, यहाँ पे मेंशन कर दिया हाइट इन इंचेस और हम वन सैम्पल टी टेस्ट पे चले गए। ये रहा वन सैम्पल टी टेस्ट, एनालाइज कंपेयर मीन वन सैम्पल टी टेस्ट। इसको हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पर हमने वो जो पॉपुलेशन की वैल्यू थी जो दूसरी स्टडी में थी 66, उसको वहाँ यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये 66 आ गया यहाँ पर और हमने इस टेस्ट को परफॉर्म कर दिया। परफॉर्म करने के बाद हमने जब इसको यहाँ पे चेक किया तो इस टेस्ट की वैल्यू, ये टेस्ट वैल्यू 66
और टी की वैल्यू 1.279 और सिग्निफिकेंस आई 0.237, पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.237। तो क्योंकि पी वैल्यू ये 0.05 से ज़्यादा आई है तो इसका मतलब है दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और पता चल रही है कि ये जो 9 इंडिविजुअल हैं इनकी मीन हाइट जो है वो 67 इंच है। यानी मतलब ये हुआ कि जब इस 63 से लेके 70 तक इनका मीन निकाला गया तो वो 67 इंच आया। यानी ये 67 आ रहा है और ये जो दूसरी स्टडी है इसमें 66 आ रहा है मीन। इसका मीन जो ये सैम्पल का मीन आ रहा है 67 और पॉपुलेशन का मीन आ रहा है 66। तो दोनों में 1 इंच का फ़र्क है, लेकिन ये 1 इंच का फ़र्क जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। तो डल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया कि जो सैम्पल जो हमने लिया है उसकी जो मीन हाइट है वो तकरीबन वही है जो कि पॉपुलेशन की मीन हाइट किसी दूसरी स्टडी में मेंशन हुई है। उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर ये वैल्यू 0.05 से कम आई होती तो फिर ये कहते हैं कि जो हमारा सैम्पल है यानी ये जो 9 इंडिविजुअल का, इसकी जो मीन की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है पॉपुलेशन की दूसरी स्टडी की मीन वैल्यू से। सिग्निफिकेंट डिफरेंस नोट कर ली गई है। तो इस तरह से हम जो है इनके डिफरेंसेस को जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं और हम अपनी जो डेटा को जो है वो इंटरप्रिटेशन करके अपनी स्टडी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन हो गई। तो इसके साथ ही अब ये थर्ड लेक्चर जो था हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम कुछ फर्दर टेस्ट करेंगे जिसमें हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट रह गया है, एनोवा टेस्ट रह गया है और देखेंगे उसके अलावा और मज़ीद कोई टेस्ट होगा तो वो भी हम परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।